हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आप JSSC CGL का फॉर्म भर रखे हैं तो आज का वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि JSSC में 20 क्वेश्चंस मैथ से पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप 20 में से 20 अगर आप सही नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट होना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस, कंप्यूटर, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका मैथ ही है। तो आपको मैथ में थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है। 20 में से 20 क्वेश्चन सही करना है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि आप अगर पेड कोर्स में पढ़े हैं तो भी आपको ऐसा कॉन्सेप्ट, ट्रिक और यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिला होगा, जो कि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा जा रहा है, तो वर्तमान में बेचा जा रहा है 29 रुपये प्रति केजी, यानी कि 1 केजी का दाम कितना रुपया वर्तमान में है? 29 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति केजी था। पिछला महीना इसका मूल्य 1 केजी का दाम कितना था? 25 रुपया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मूल्य में बढ़ोतरी हो गया है। पिछले महीना में 1 केजी का दाम 25 रुपया ही था, लेकिन इस महीना में वर्तमान में आकर के 1 केजी का दाम कितना हो गया है? 29 रुपया हो गया है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने प्रतिशत तक कम करना होगा ताकि व्यय पहले के समान रहे? पहले कितना व्यय होता था, पहले कितना खर्च होता था? घर में होता था चावल पर 25 रुपये होता था, लेकिन अब अगर 1 किलो चावल खाएगा तो 29 रुपये खर्च होगा। तो कह रहा है कि 1 किलो जगह पर कितना कम कर दे चावल खाना कि अभी भी 25 रुपया में ही काम चल जाए। ठीक है, अभी भी 25 रुपया में ही काम चल जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कि 29 रुपया में 1 केजी चावल होता था दाम बढ़ने के बाद, लेकिन हमारे पास है 25 रुपया। हमको 25 रुपया में ही काम चलाना है। तो 25 रुपया में कितना केजी चावल होगा? 25 रुपया में कितना केजी चावल होगा? 25/29। अब एक एक नियम से इसको बना सकते हैं। तो 25/29 केजी, यानी कि पहले हम चावल खर्च करते थे कितना? पहले हम चावल खर्च करते थे 1 केजी, लेकिन अब खर्च कितना कर रहे हैं? तो 25/29 केजी। तो कितना कमी हो गया? कमी कितना हो गया? तो पहले 1 केजी करते थे, अब करते हैं 25/29 केजी। तो कमी हो गया कितना? 4/29। यानी कि हमने चावल के खपत में कमी कितना कर दिया है? 4/29 केजी का कमी कर दिया है। ठीक है, अब हमको कमी आ गया तो परसेंटेज कमी अगर आपको निकालना हो तो कमी यानी कि 4/29 अगुना 100। मैंने आपको कई बार बताया है कि जो परसेंटेज कमी हो या परसेंटेज वृद्धि हो, परसेंटेज लाभ हो, चाहे परसेंटेज हानि हो या परसेंटेज परिवर्तन हो, तो हम क्या करते हैं कि जो परिवर्तन हुआ यानी कमी, वृद्धि, लाभ, हानि, उसको लिखते हैं, अगुना 100 करते हैं और बट्टा में क्या कर देते हैं? प्रारंभिक कर देते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हमारा जो है 4/29 कमी है, तो ये अगुना 100 और बट्टा में कितना करेंगे? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक कितना था? 1 केजी चावल खपत होता था, तो प्रारंभिक बट्टा में हो गया। ठीक है, ये हो गया कितना? 400/29। और 400 में अगर दोस्तों आप 29 से भाग दीजिएगा तो आपका लगभग में आ जाएगा 13.8 समथिंग आ जाएगा, यानी लगभग में आप 14 इसको मान सकते हैं। तो 14% का चावल के खपत में आपको कमी करना होगा अगर आप पैसा जो है सो आपके पास लिमिटेड है, 25 रुपये ही है तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अलजेब्रा का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें क्या कह रहा है कि x² - 5x + 1 = 0 है, तो इसका मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है वो देखिए। इसको अब भिन्न का जोड़ कर लीजिए। कैसे करेंगे जोड़? तो इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा?
एक्स टू दी पावर 6 प्लस 1 और बट्टा में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर है। और अगर ये यहाँ पर भाग में है तो इसको अगर गुना में करेंगे तो 1 बट्टा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए ये जो x टू दी पावर 6 प्लस 1 है तो इसको हम एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बट्टा में एक्स स्क्वायर अब गुना 1 बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखिए ये जो ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ये जो है यहाँ ऊपर वाला टर्म ए क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बैठेगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो एक्स टू दी पावर 4 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 और माइनस होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर क्या होता है ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर और बट्टा में क्या है, बट्टा में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा कि एक्स पर पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग फिर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये लिख सकते हैं इसको एक्स पावर 4 को और प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर पहले से है एक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इसके फॉर्म में बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, बट्टा में एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक चीज यहाँ से आपको समझना होगा कि ये जो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इसको माइनस 5x को इस पार करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है यहाँ पर लगा देंगे 5x तो 5x का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर 25 में से 3 गया तो 22x स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर ए से कट गया बचा कितना 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें सी नंबर ऑप्शन 22 बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आया होगा। मैंने पूरे बेसिक से इसको तोड़ तोड़ करके बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन को हम लोग कैसे बोर्ड मास से सॉल्व करते हैं, BOD और MAS। बी मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं ऑफ पर, ऑफ यानी का पर, उसके बाद डिवीजन यानी भाग पर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना पर, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ पर, उसके बाद जाते हैं घटाव पर। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे किसका, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या है ये देखिए, 3/8 है प्लस 1/7 है, अगुना कितना है ये 4 एकम 4 और 3 7/4। तो इस 7 से इस 7 को काट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3/8 प्लस 1/4, 3/8 और प्लस 1 यहाँ से हो जाएगा 1/4। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, यानी ऊपर यहाँ से भाग देंगे 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2, तो 5/8। ये कितना हो गया 5/8। इसको आप लोग करके देखिएगा 5/8 आएगा आपका। अब आते हैं बी का काम हो गया यानी ब्रैकेट का काम हो गया। अब आते हैं ऑफ पर, ऑफ यानी कि इसका काम, इस ऑफ मतलब होता है गुना, ठीक है। तो तीनों सबका पूर्णांक पहले तोड़ लेते हैं, 3 3 9 1 10/3। भाग का नहीं करना है, पहले करना है ऑफ का काम, 2 दूनी 4 1 5/2 अगुना 6/5। ये इसका 5 का 5 1 6/5 और प्लस कितना था आया था ये 5/8। देखिए इस 5 से इस 5 को काट देंगे, इससे इसको काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब 10/3 है, इसको भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/3 हो जाएगा ये, अब प्लस 5/8।
अब देखिए ये 9 हो जाएगा, ये 10 है, तो 10/9 प्लस 5/8, 9 और 8 का एलसीएम 72, 9 8 72, 8 दाएं 80 और 8 9 72, 9 5 45, यानी 125/72 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु की एक पट्टी को पिघलाकर 0.7 mm त्रिज्या वाले एक तार के निर्माण किया जाता है और तार की लंबाई कितनी होगी। पाई का मान आपको 22/7 यूज करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेंटीमीटर का भी यूज कर लिया है, मिलीमीटर का भी यूज कर लिया है और मीटर में आपको आंसर निकालना है। तो आपको तीनों के बीच रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि 10 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 मीटर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग जो mm में दिया हुआ है, मिलीमीटर में दिया उसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे। कोई यहाँ पर जल्दी नहीं है, ठीक है। देखिए 0.7 mm में कितना सेंटीमीटर होगा वो निकालना है। तो हमको पता है दोस्तों कि 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होगा, और तो 0.7 mm में 0.7/10 सेंटीमीटर होगा, दशमलव हटेगा तो 7/100 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया 7/100 सेंटीमीटर। अब सभी सेंटीमीटर में आ गया तो आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा। जो सेंटीमीटर में आएगा उसको 100 से भाग देकर मीटर में हम लोग अब बदल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आंसर अपना। अब देखिए दोस्तों, ये जो घनाभाकार स्लैब है तो इसी को पिघला करके तार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कि अगर सेम मटेरियल को अगर पिघला करके दूसरे आकार में बदला जाता है तो उसका आयतन जो है बराबर रहता है। तो जो वॉल्यूम स्लैब का होगा, जो आयतन स्लैब का होगा, वही आयतन जो है दोस्तों तार का भी हो जाएगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो स्लैब घनाभाकार है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 35 गुना 11 गुना 20 बराबर हो जाएगा तार का आयतन। और तार जो है दोस्तों कैसा होता है आकृति, तार का जो आकृति होता है वो बेलनाकार होता है, और बेलन का जो आयतन होता है 22/7 यानी πr² h, और πr² यानी कि 7/100 गुने 7/100, क्योंकि r यहाँ पर इतना सेंटीमीटर आया था, और गुना h तो हमको निकालना है, कितना लंबा तार होगा वो हमको निकालना है, तो h। अब बस कुछ करना नहीं, अब बस काट कूट करना है। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 11 से 22 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट जाएगा 2 से 10 बार में, और इस 7 से ये 5 बार में। अब देखिए यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए h का मान जो हो जाएगा वो 5 पर कितना जीरो हो जाएगा, 5 पर 1 जीरो तो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, यानी कि अगर हम इसको गुना करके क्रॉस गुना करेंगे तो h का मान निकलेगा, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 5 दाएं 50, और 50 पर कितना जीरो, 4 गो जीरो, तो 50 पर 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो। ये हो गया आपका सेंटीमीटर में। लेकिन आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो इतना सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो हम लोग 100 से इसको भाग दे देंगे। 100 से भाग जैसे ही देंगे तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 5000 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है कि गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है। देखिए मूल्य का अनुपात कितना है, मूल्य का अनुपात है 3:8, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। खपत कितना हो रहा है, खपत हो रहा है 16:3
3 के फॉर्म में। गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात यानी खर्च कितना हो रहा है रुपया, वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि गेहूं का मूल्य 5 रुपए प्रति केजी था और चावल का मूल्य था 2 रुपये प्रति केजी। हम लोग खपत खाते कितना है, तो हम लोग खाते हैं गेहूं, खाते हैं, ये गेहूं है, ये चावल है। हम लोग गेहूं खाते हैं मान लीजिए 10 केजी और चावल खाते हैं 3 केजी। अब कहेगा दोस्तों कि कितना खर्च हो रहा है। देखिए, 1 केजी का दाम कितना यहाँ पर दिया हुआ था, 1 केजी का दाम था 5 रुपया, खाते हैं 10 केजी, तो खर्चा कितना हो जाएगा, इसमें 50 रुपये हो जाएगा। चावल का दाम 1 केजी के दाम 2 रुपया है, खाते हैं 3 केजी, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 रुपया। यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों को गुना करना पड़ता है खर्च निकालने के लिए। सेम यहाँ भी करेंगे, 16 तिया 48 और 8 तिरिक 24, कितना हो जाएगा, 48:24, यानी कि 2:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन काफी लंबा आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन है बिल्कुल आसान, बस आप देखिए ध्यान से इसको। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 अलग अलग कंपनियों से 10,500 रुपये में 2 प्रिंटर खरीदे। वह एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर और दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ऐसा करने पर उसे पता चला कि दोनों प्रिंटर का विक्रय मूल्य समान है। उसे हुए शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें। देखिए दोस्तों, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मान लीजिए कि एक जो है दोस्तों, एक जो प्रिंटर है वो X रुपये में खरीदा होगा। मान लीजिए एक प्रिंटर X में खरीदा होगा, उसको बेचा कितना में, तो बेचा उसको 20% के लाभ पर, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि 20% लाभ हो रहा है तो 120/100, कोई दिक्कत नहीं है, ये विक्रय मूल्य हो गया। अब लास्ट में कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य उसको समान मिला, यानी कि जो एक खरीदाया X में तो दूसरा कितना में खरीदाया होगा, 10,500 माइनस X में दूसरा खरीदाया होगा, क्योंकि दोनों मिला करके 10,500 है, तो एक X हो गया तो एक 10,500 माइनस X हो जाएगा, यानी 10,500 माइनस X। और ये कितना नुकसान पर बेचा जा रहा है, 10% के नुकसान पर बेचा जा रहा है, तो 90/100 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, तो ये कट जाएगा, ये 0 से कटेगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, यानी कि हो जाएगा ये 4x बराबर 10,500 को 3 से गुना करेंगे तो 30,000 यानी कि 31,500 हो जाएगा। 31,500 माइनस 3x, ये 3x इधर जाएगा तो 4 3 7x हो जाएगा और बराबर 31,500। 7 से जैसे ही भाग लगाइएगा काटिएगा तो 7 चौके 28 और 7 5 35, 4500। x का मान कितना आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 4500। ठीक है, x का मान 4500 आ गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 10,500 माइनस 4500 करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग में आपका 6,000 ये हो जाएगा। यानी एक प्रिंटर का दाम है 4500 और दूसरे प्रिंटर का दाम कितना है, 6,000 रुपया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि दोनों का जो विक्रय मूल्य है उससे कितना नुकसान या लाभ हुआ है। ठीक है, दोनों का, ये तो आपका दोनों का क्रय मूल्य आ गया। अब दोनों का विक्रय मूल्य निकालिए, तो एक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, एक में देखिए इसको जो है सो लाभ पर बेचा जा रहा है 20%, इसको बेचा जा रहा है 10% हानि पर, तो लाभ पर 20% लाभ कितना हो जाएगा, इसका 900 रुपया लाभ इसमें हो रहा है और 20% इसका कितना हो जाएगा, तो 10% इसका कितना हो जाएगा 600 रुपया, तो 600 रुपया हानि इसमें हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, इसमें 600 रुपया हानि हो रहा है। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि जो दूसरा प्रिंटर था उस पर 10% का हानि हो रहा था और पहले वाले प्रिंटर पर 20% का लाभ हो रहा था, तो 4500 का 20% 900 और 6,000 का 10% 600। अब देखिए 900 लाभ है 600 हानि है, तो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली 300 रुपये का लाभ हो रहा है, तो फाइनली जो है दोस्तों 300 रुपये का यहाँ पर लाभ हो रहा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका
बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा है ये HCF और LCM का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 33 है। योगफल आपको 33 दिया हुआ है और देखिए यहाँ पर LCM और HCF क्रमशः 72। देखिए LCM कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। HCF कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि जो HCF रहता है, HCF रहता है तो HCF 3 है यहाँ पर, तो एक संख्या हो जाएगा 3x और दूसरा संख्या 3y। अगर HCF दिया हुआ है तो एक संख्या 3x तो 3y। जहां पर x और y क्या है, तो x और y दोस्तों है ये है सह अभाज्य संख्या, यानी कि x और y का अगर HCF निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा, यानी कि x और y एक दूसरे को कभी भी नहीं काट पाएगा। ठीक है, ये आपको रूल याद रखना पड़ेगा। अब देखिए इसी रूल पर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पर हो गया एक 3x और दूसरा 3y और दोनों का LCM 72 दिया हुआ है। तो 3x और 3y का LCM निकालिएगा तो 3xy हो जाएगा। LCM 3 कॉमन है दोनों में तो 3 1 लिख दिए और जो कॉमन नहीं है उसको हमने गुना में लिखा बराबर 72। और x और y का मान हो जाएगा यहाँ पर 24। अब दोस्तों पता है आपको कि x और y दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी कि एक दूसरे से भाग नहीं लगेगा, दोनों में एक दूसरे से भाग नहीं लगेगा x और y में। यानी कि अगर हम x 8 डाल लें और y 3 डाल लें तो ये हो जाएगा 24 गुणनफल, यानी कि x का मान 8 हो गया, y का मान 3 हो गया। ठीक है, तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा ये 24 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। एक संख्या 24 एक संख्या 9। ठीक है, तो 24 और 9 33 होता है। तो यहाँ पर योगफल भी आपको 33 आ गया। आगे कह रहा है कि तो उन संख्याओं में अंतर कितना है, अंतर पूछा जा रहा है दोस्तों। तो अंतर अगर पूछा जा रहा है तो अंतर कैसे निकलेगा, अंतर कैसे निकलेगा, 24 में से 9 घटाइए तो 15 हो जाएगा, तो वही अंतर है आपका। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप और टंकी से ये प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि इसमें अलग अलग परिचालित होने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी से 5 घंटा कम समय लेता है। तो पाइप ए जो है सो पाइप बी से 5 घंटा कम समय लेता है। तो मान लीजिए बी जो लेता है वो x लेता है, तो ए कितना लेता होगा, ए लेता होगा x माइनस 5 घंटा। ये भी घंटा हो जाएगा और ये भी घंटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए को जो है ना बी से 5 घंटा कम लगता है, तो बी को अगर x लगता है तो ए को x माइनस 5 लगता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, जब ए और बी दोनों साथ में चलता है तो टंकी 6 घंटा में भरता है। तो ए और बी जब दोनों साथ चलता है तो टंकी द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग कितना हो जाएगा, 1/6। बी के द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग 1/x। ए के द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग 1/x माइनस 5। मैंने आपको हर बार इस तरीके से बताया है। तो दोनों को जोड़िए, क्या होता है 1/x और प्लस 1/x माइनस 5 बराबर 1/6। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में। दोस्तों ये जो इक्वेशन आया यहाँ से हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। एक तो यहाँ से ऑप्शन से भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में क्या पूछ रहा है आपको आंसर, बी का मान पूछ रहा है। बी का मान यानी x, यानी कि हम लोग x के जगह पर अगर ऑप्शन डाल के चेक करेंगे तो अगर 1/6 आ जाएगा तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऐसे डालिएगा, अगर तो आपको डी सही लग रहा है कि डी का आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1/15 और प्लस 1/10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 10 का एलसीएम 30, ये हो जाएगा 15 दूना 30 और 10 तिया 30, यानी कि 5/30, यानी कि आपका 1/6 आ रहा है। तो आपका आंसर तो यहाँ से निकल रहा है डी। लेकिन इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। तो 1/x और 1/x माइनस 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, x इंटू x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ऊपर हो जाएगा x माइनस 5 और इधर हो जाएगा प्लस x बराबर 1/6। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा,
2x, ये दोनों जोड़ेंगे तो x और x 2x गुने 6 12x माइनस 30 बराबर x इंटू x माइनस 5। अब यहां से भी x का वैल्यू लगा के चेक कर सकते हैं, नहीं तो सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा, आपको द्विघात समीकरण आएगा। आप लोग अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो करके देख लीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा। और अगर आप ऑप्शन से टिक लगाना चाहते हैं तो ऑप्शन से यहाँ पर आराम से टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कर रहा है कि एक कक्षा ए है, तो एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 है। तो 40 छात्रों का औसत प्राप्तांक अगर 92 है तो 40 छात्रों का कुल योग कितना हो जाएगा प्राप्तांक का? तो 40 को 92 से गुना करना पड़ेगा, मैंने आपको कई बार बताया है। तो 4 दूनी 8 और 4 नमा 36 यानी 3680। ये हो गया 40 छात्र का। 40 छात्र का प्राप्तांक का कुल योग कितना आ गया? 3680। आगे कह रहा है कि इस कक्षा के 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे, 2 छात्र जिनका औसत प्राप्तांक 95 था जो दूसरी कक्षा में चले गए। तो औसत अगर प्राप्तांक 95 है तो कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा? तो 95 गुना 2 यानी कि 190 हो गया। ये कितना छात्र का हो गया? 2 छात्र का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही 2 छात्र जो है दोस्तों ये कक्षा छोड़ के चला गया, यानी कि उसका जो है प्राप्तांक घट जाएगा इसमें से, तो घटा लीजिए। 3490। अब कितना हो गया? 3490। अब ये 38 छात्र का हो गया। ठीक है, ये अब 38 छात्र का, क्योंकि 2 छात्र तो चला गया है। और उनकी जगह 2 नए छात्र भी कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 90 हो गए। अब देखिए दोस्तों, ये 3490 जो था इसमें 2 छात्र और आ गया। ठीक है, तो अब जो प्राप्तांक हो गया टोटल, अब हो गया कितना? 90 हो गया औसत। तो कुल निकालेंगे योग प्राप्तांकों का, अब तो कितना हो जाएगा? अब फिर से 40 छात्र हो गया, तो 90 गुना 40 3600 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करा एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों की औसत प्राप्तांक कितने होंगे? यानी कि जो कक्षा ए में 2 छात्र आया था लास्ट में, तो उसका औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो सबसे पहले तो उसका निकालना पड़ेगा कि प्राप्तांकों का योग कितना है दोनों का। देखिए दोनों का योग इसमें जुड़ा हुआ है और इसमें दोनों का योग नहीं है। इसमें से अगर इसको घटा लेंगे तो निकल जाएगा दोनों का योग। तो 3490 घटाएंगे 3600 में तो हो जाएगा 110। ये 2 छात्रों का योग है। तो 2 छात्रों का योग अगर दिया हुआ हो, छात्र की संख्या दिया हुआ हो, तो भाग देके औसत निकाल सकते हैं। तो औसत हो जाएगा 55 एक छात्र का, यानी कि आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। दोस्तों फिर से एक बार इसको समझा देता हूँ, काफी मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि कक्षा ए 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 है। आपको पता है कि अगर छात्र की संख्या दिया हुआ हो और औसत दिया हुआ हो, तो हम अगर प्राप्तांकों का योग निकालना हो सभी छात्रों का, 40 छात्रों का, दोनों को गुना कर देते हैं। तो दोनों को गुना कर दिए, ये 40 छात्रों का प्राप्तांकों का योग हो गया। उसके बाद कह रहा है इस कक्षा से 2 छात्र चले गए जिनका औसत कितना था? 95 था। तो कितना यहाँ पर कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा दोनों छात्र का? 95 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि 190। अब देखिए यही 190 अंक वाला जो है दोनों लड़का वो चला गया। तो 3680 में से 190 घटाएंगे तो 3490, यानी कि अब जो है 38 लड़का बचा हुआ है जिसका कि योग कितना है प्राप्तांकों का? 3490 है। अब देखिए दोस्तों 2 लड़का फिर से इसमें आ जाता है, तो उसका प्राप्तांक औसत जो होता है वो 90 हो जाता है टोटल। अब देखिए 38 में फिर 2 लड़का आ गया, ये 40 लड़का हो गया। अब 40 लड़का हो गया, उसका औसत प्राप्तांक 90 है, तो 40 लड़कों का फिर कुल योग प्राप्तांकों का हो जाएगा 90 गुने 40 यानी 3600। अब देखिए कि जब 2 लड़का नहीं आया था उस समय 3490 था, और जब 2 लड़का आ गया तो उस समय 3600 हो गया। तो 2 लड़का का कुल प्राप्तांक कितना था वो निकालेंगे। तो 3600 में से 3490 को माइनस कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 110 दोनों लड़का का कुल प्राप्तांक जो लास्ट में आया है। अब उसका औसत निकालना हो तो लड़का 2 है तो 2 से भाग दे देंगे, 55 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है ये क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, कह रहा है कि किसी संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 प्राप्त होता है, जब 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, जिससे विभाजित करने के लास्ट में बोल रहा है 17 से बोल रहा है और शेषफल कितना बच रहा है 19 बच रहा है, तो 17 से 19 में भाग करेंगे, जो शेषफल बचेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 एकम 17 कितना बच गया 2, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि जो शेषफल बच रहा है पहली बार में, तो दूसरी बार में हम लोग को जिससे भाग करना है उससे पहले बार वाले शेषफल में भाग देंगे, तो शेष जो होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और समझ में थोड़ा सा भी आया है, थोड़ा सा भी इससे अगर हेल्प मिला है आपको, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अगर टेक्निक पता चला है कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या सोचते हैं, अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही हम आपसे आशा करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।